जी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य था कहाँ, ये मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। तो ये जो आप देख रहे हैं मैप, तो ये आपको नीचे का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये विजयनगर साम्राज्य का ये एरिया था। इसको आपको ध्यान से देखना है। और ये आप जो देख रहे हैं ये बहमनी साम्राज्य का था। इसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों पर। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों की चर्चा की है। अगर आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे मैंने डिटेल से चर्चा की है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। करते हैं बाबरनामा की। देखिए, बाबरनामा सबको पता है कि मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, तो उसमें भी विजयनगर साम्राज्य का कुछ इतिहास मिलता है। दूसरा ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो ग्रंथ है वो तेलुगु भाषा में है और इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तो इसमें भी विजयनगर साम्राज्य का इतिहास मिलता है। अगला ग्रंथ है जाम्बती कल्याणम और इसकी रचना भी कृष्णदेव राय ने की थी संस्कृत भाषा में। अगला ग्रंथ है ऊषा परिणय। ऊषा परिणय की रचना भी कृष्णदेव राय ने ही की थी। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है, अमुक्तमाल्यद, जाम्बती कल्याणम, ऊषा परिणय, इन तीनों की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। और अगला ग्रंथ है क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनिज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना एक पुर्तगाली यात्री नूनिज ने की थी। तो इसमें भी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की चर्चा की गई है। अगला ग्रंथ है अच्युत रायमयुदय और इसकी रचना अच्युत राय के दरबारी कवि राजनाथ डिमडिम ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। और आखिरी स्रोत का नाम है ए फॉरगटन अंपायर और इस ग्रंथ की रचना सेवल ने की थी। कौन सेवल? जिसने तालीकोटा युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इन सभी ग्रंथों में विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की चर्चा बहुत अच्छे से की गई है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने यहां पे जो प्रमुख थे उन्हीं की चर्चा की है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के परिचय की। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने संत विद्यारण्य एवं श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे कहने का मतलब है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था कि एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य और श्रृंगेरी मठ। देखिए, श्रृंगेरी मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। तो वहां के एक मठाधीश थे, उनका नाम था विद्यातीर्थ। तो इन दोनों के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिहर प्रथम ने और बुक्का प्रथम ने। विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी है, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में स्थित है। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने संगम वंश की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर की थी। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। विजयनगर का आधुनिक नाम क्या है? हम्पी। और कहां है ये? कर्नाटक में है। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने संगम वंश की जो स्थापना की थी, तो वो किसके नाम पे की थी? अपने पिता संगम के नाम पर की थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराबिडु वंश ने शासन किया था। और इस वीडियो में मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? संगम वंश और सालुब वंश के बारे में। पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा तुलुब वंश और अराबिडु वंश के बारे में। अब यहां से शुरू करते हैं संगम वंश के राजाओं का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं हरिहर प्रथम के इतिहास पर। हरिहर प्रथम को संगम वंश का पहला शासक माना जाता है। विजयनगर राज्य की पहली राजधानी एनेगोंडी में थी, परंतु बाद में विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाया गया था। एनेगोंडी आधुनिक कर्नाटक में है और विजयनगर में आपको बता चुका हूं कि विजयनगर भी कर्नाटक में है, लेकिन उसका नाम हम्पी है। विजयनगर राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। इसको आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी।
हरिहर प्रथम के अगर शासनकाल की बात करें तो 1336 से 1356 ईस्वी के मध्य में हरिहर प्रथम का शासनकाल था। तो ये तो था हरिहर प्रथम का इतिहास। अब बात करते हैं बुक्का प्रथम के इतिहास पर। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो यहां पर वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने धारण की थी, और इसको भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। बुक्का प्रथम को अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने विजयनगर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय मानी जाती है। बुक्का प्रथम ने वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो यहां पर वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य को किसने संरक्षण प्रदान किया था? बुक्का प्रथम ने संरक्षण प्रदान किया था। भाष्यकार का क्या मतलब होता है? भाष्यकार का मतलब होता है सूत्रों की व्याख्या करने वाला लेखक, उसी को भाष्यकार कहा जाता है। बुक्का प्रथम का शासनकाल था 1356 से 1377 ईस्वी के मध्य में बुक्का प्रथम का शासनकाल था। तो ये तो था बुक्का प्रथम का इतिहास। देखिए, बुक्का प्रथम के शासनकाल से जो जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय के इतिहास पर। हरिहर द्वितीय ने राजाधिराज और राज्य परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। देखिए, राजाधिराज इसका मतलब होता है राजाओं का राजा, सम्राट कह सकते हो। राज्य परमेश्वर, देखिए राज्य परमेश्वर का मतलब होता है, परमेश्वर का मतलब तो सभी पता है। राज्य का मतलब है कि उस राज्य का भगवान कह सकते हो आप। ये किसने उपाधि धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने की थी, या फिर संचालक कह सकते हो, राज्य का संचालक। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष के उपासक थे। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण हरिहर द्वितीय को राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य थे। तो यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे? सायणाचार्य थे। किसके मुख्यमंत्री थे? हरिहर द्वितीय के। हरिहर द्वितीय के एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। देखिए, माधव विद्यारण्य उस समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक माने जाते थे, और इसीलिए एक अभिलेख में कहा गया है सर्वोच्च प्रकाश का अवतार। किसको कहा गया है? माधव विद्यारण्य को कहा गया है। और किसके अभिलेख में कहा गया है? हरिहर द्वितीय के अभिलेख में कहा गया है। हरिहर द्वितीय के सेनापति ईरुगापा थे, जिन्होंने नानार्थ रत्नमाला नामक पुस्तक की रचना की थी। हरिहर द्वितीय का शासनकाल था 1377 से 1404 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था हरिहर द्वितीय का इतिहास। अब बात करते हैं देवराय प्रथम के इतिहास पर। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की विशेष उन्नति हुई। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरों का निर्माण भी करवाया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कांटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो निकोलो कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कांटी ने लिखा है विजयनगर के बारे में, बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा का खूब प्रचलन था। देखिए, यहाँ पर बहु विवाह प्रथा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, बहु विवाह प्रथा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी जितनी वो चाहे उतनी कर सकता है। सती प्रथा के बारे में मैं अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसका मतलब होता है कि मानो कोई है, उसकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद उसका अगर पति मर जाए तो उस महिला को क्या किया जाता था कि उसका मुंडन करके उसी पति की चिता में जिंदा उसको जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा वो होती है कि अपने घर में दासों को रखना, यानी कि गुलामों को रखना, उसी को दास प्रथा कहा जाता था। और दास प्रथा का खूब प्रचलन था विजयनगर में। तो इसकी जानकारी किसने दी है? निकोलो कांटी ने अपने लेखों में दी है। देवराय प्रथम के दरबार में तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ, और श्रीनाथ ने ही हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी।
देवराय प्रथम के बाद रामचंद्र और विजय शासक हुए, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए, इसीलिए मैंने केवल इनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था देवराय प्रथम का इतिहास। और अब बात करते हैं देवराय द्वितीय के इतिहास पर। देवराय द्वितीय को गजबेटकर और प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। और ऐसा माना जाता है कि देवराय द्वितीय स्वयं को इंद्र का अवतार कहलवाना बहुत पसंद करते थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान के शासक शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए, अब्दुल रज्जाक के बारे में भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में की थी। देवराय द्वितीय ने नाटक सुधा नीति और ब्रह्मा सूत्र पर एक टीका की रचना की थी। देवराय द्वितीय ने प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की थी। सार्वभौम का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी का कवि। तो यहां पर ये उपाधि किसको प्रदान की गई थी? श्रीनाथ को प्रदान की गई थी। देवराय द्वितीय के बाद विजय द्वितीय शासक हुए, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था देवराय द्वितीय का इतिहास। और अब बात करते हैं मल्लिका अर्जुन के इतिहास पर। मल्लिका अर्जुन ने भी गजबेटकर और प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की थी। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान ने विजयनगर की यात्रा की थी। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था मल्लिका अर्जुन का इतिहास। अब बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय के इतिहास पर। विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसको आपको याद रखना है कि संगम वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को माना जाता है। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद प्रौढ़ देवराय शासक हुए, परंतु वह अयोग्य शासक थे, जिसका लाभ चंद्रगिरी के गवर्नर सालुब नरसिंह ने उठाया और राज्य सत्ता पर अधिकार कर विजयनगर में सालुब वंश की नींव डाली थी। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि सालुब वंश की नींव किसने डाली थी? सालुब नरसिंह ने डाली थी, जो कि चंद्रगिरी के गवर्नर थे। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी के मध्य में था। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी के मध्य में था। तो यहां से संगम वंश का इतिहास होता है खत्म। और अब बात करते हैं सालुब वंश के इतिहास पर। तो सालुब वंश के इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं सालुब नरसिंह के इतिहास पर। सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की थी। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सालुब नरसिंह ने 1485 में सालुब वंश की स्थापना की थी। सालुब वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश था। पहला राजवंश कौन था? संगम वंश, जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। और दूसरा राजवंश कौन था? सालुब वंश। तीसरा तुलुक वंश और चौथा अरबीडु वंश था। सालुब नरसिंह के